हे गाइस, आज हम करेंगे ग्रुप डी के साइंस के 25 क्वेश्चंस। इससे पहले जो 25 का फर्स्ट सेट जो था मैं ग्रुप डी के लिए दे चुका हूँ। इस तरीके से मैंने बहुत आपसे वादा किया है कि मैं एक सीरीज चलाऊंगा जब तक हमारा ग्रुप डी का पेपर नहीं हो जा रहा। ठीक है, तो करीब हमारे पास जो मिनिमम डे हैं, करीब 60-70 डेज हमारे पास हैं अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम। कम से कम मिनिमम डे इतने तो हैं ही एग्ज़ाम होने तक। उसके बाद भी 2-3 महीने एग्ज़ाम चलेगा, तो मैं करीब 100-200 सेट्स करा दूंगा। जब तक एग्ज़ाम पूरा ख़त्म नहीं होगा मैं इसके सेट कराते रहूँगा। और मैं क्या करूँगा, सेलेक्टेड कंटेंट लेके आऊँगा जो सच में ज़रूरत है एक ग्रुप डी के एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, मेरे को इसके लिए अगर चैनलों को देखना भी पड़ा, रिसर्च भी करनी पड़ेगी भी कहाँ से ग्रुप डी पूछ रहा है, पुराने ईयर्स के सारे पेपर रिसर्च करके मैं एग्ज़ाम पैटर्न देखकर पूरा सारा कुछ लेके आऊँगा। क्योंकि भाई बेफालतू का पढ़ने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ लाइक करके और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्या करूँगा, रोज़ आपको सेट देने की कोशिश करूँगा। ये सेट नंबर 2 है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे गाइस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैं हर क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा उस क्वेश्चन का। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से आता है तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई, क्वेश्चंस तो बदलते रहते हैं ना, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड हैव कितने ऑर्बिट्स होती हैं। कितनी ऑर्बिट होती हैं भाई, 3 ऑर्बिट होती हैं। देखो, ऑर्बिट की जब हम बात कर ले, हमारा जो कोई भी हमारा जो एटम होता है, एटम किस तरीके से होता है, ऐसे होता है ना। देखो, बीच में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है, इसी में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। समझ आ रही बात। फिर इसके बाद जो सेल होती है ना, ये 1 2 3 है ना, तो इसमें क्या है, इसमें होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन जो इसके आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इस सेल को बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं के एल एम, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाती हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे पीरियड होता है, पहले पीरियड में एक सेल, दूसरे पीरियड में दूसरी सेल। ठीक है, तो ऐसे तीसरे पीरियड में क्या हो जाएगा, के एल एम एन, इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके सेल में, इसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि भाई पहली सेल में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, इसके बाद 18। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 n की पावर 2। देखो, n की जगह वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 आया, तो दूसरी जो पहली सेल है तो 1 आ गया, मतलब 2 आ गया। ठीक है, अगर हम 2 की पावर, ये होता है ना, अगर दूसरी सेल का निकालें तो 2 × 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 हो गया। ऐसी ऐसी क्या करेंगे, 3 का निकालेंगे तो 2n की पावर 2 होता है ना, 2 × 9 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आगे निकलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस पर भी क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो गाइस, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए। थोड़ा इसका प्रिंट थोड़ा सा खराब है, मैंने क्या करा है ना, ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के लिए आए हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 18th ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, पहले क्या हुआ, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हमारी बन रही थी, जो हमारा लास्ट वाला पीरियड होता है ना, नोबल गैस वाले क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये इनको स्टेबल के लिए माना जाता है क्योंकि इनकी जीरो वैलेंसी होती है। भाई स्टेबल होते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना रिएक्टिव होते हैं ना कुछ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हीलियम, नियॉन, ये सब होते हैं ना। लास्ट वाला जो ग्रुप होता है, इसमें अभी तक देखो, अगर इसमें अगर ई और होता ना, 7 करके आता ना, अगर हमारा ऑप्शन 7 भी होता तो 7 करते, अगर 7 नहीं है तो 6 करेंगे, क्योंकि जो 7th वाला है ना, अभी इसकी प्रॉपर्टी कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, बात समझ आ रही है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर मेक लेंस। लेंस को बनाने के लिए इसमें से क्या यूज नहीं हो पाता। देखो, लेंस क्या होता है, जिसके आर पार दिखाई दे। देखो, ये क्या है, अवतल लेंस, इसके आर पार दिखाई देता है। पानी से भी बन जाता है लेंस, ग्लास से भी बन जाता है, प्लास्टिक से भी बनता है, लेकिन सॉइल के आसपास नहीं दिखाई देता। भाई ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आ चुका है। सो गाइज, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं क्या करूँगा, आपकी साइंस यानी 25 मार्क्स तो पूरे कर ही दूंगा। 25 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही सिलेक्शन दिलाते हैं। इसके बाद ये है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। देखो, डायमेंशन से एक क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डायमेंशन देखो, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन का निकालना है। तो थोड़ा चीज़ों को पकड़ के करा करो, अगर हमें याद नहीं है ना तो हमें निकालना आना चाहिए। देखो, निकालने के लिए मैं सबसे पहले बता दूं डायमेंशन किस लिए होता है। देखो, जो लेंथ होती है उसको एल से डिनोट करते हैं, मास जो होता है उसको एम से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, बस इन 3 को ही समझ लो। इसके बाद हम देखो, एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन v अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, एस अपॉन टाइम, और अपॉन टाइम तो ये है ही। ठीक है, एक टाइम और ये, तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन टाइम का स्क्वायर। समझ आ रही बात।
तो एस का क्या है, देखो एस क्या है, हमारे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम एस से एल से करेंगे, और टाइम का है तो टी का स्क्वायर। अब अगर हम इसको करें तो एल टी का माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो एम है नहीं तो एम का 0 कर देंगे, समझ आ रही बात, एम 0 एल 2, मतलब हमारा ए आंसर करेक्ट है, ए आंसर करेक्ट है। ठीक है गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आए तो मतलब मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना भी कैसे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है पर्सन वर्क्स 1000 जूल इन 2 सेकेंड, द पावर ही स्पेंड्स। देखो पावर के लिए, पावर क्या होता है, पावर होता है भाई, फॉर्मूला याद कर लो, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। देखो पावर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होता है भाई, टाइम जिसका ज़्यादा होगा वो उसकी पावर कम होगी। देखो घोड़ा और गधे की बात ले लो, तो घोड़ा क्या है 1 घंटे में कितना दौड़ लेता है, और गधा भाई जितना 1 घंटे में घोड़ा ढूंढेगा वो 1 दिन में दौड़ पाएगा। समझ आ रही बात, क्योंकि भाई टाइम जो कम ले रहा है उसकी पावर मतलब ज़्यादा है। समझ आ रही बात, पावर उसकी ज़्यादा है। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, पावर इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 1000 अपॉन 2 टाइम है तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, मतलब डी आंसर हमारा करेक्ट है। पावर को हम वाट से नापते हैं, पावर को हम वाट से नापते हैं। समझ आ रही बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। इसकी नंबरिंग इधर उधर है, उससे कोई टेंशन नहीं हमारा, तो हमें मतलब जो हमें जिसके लिए हम इस चैनल पे आए हैं वो मिलना चाहिए ना, हमें फालतू चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं क्या है गाइस कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ। फिर कह रहा है देखो ये क्वेश्चन पढ़े, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 60 kg विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो करो क्वेश्चन करते कैसे हैं, पहले देख लो इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो मास दे रखा है और हमारे पास एक्सेलरेशन दे रखा है। मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन किस में मिलता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, नहीं होता है। अब हमें फोर्स पूछा है, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, समझ आ रही बात। अब हमें सीधे निकाल देना है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 624, तो हो जाएगा हमारा 240। ठीक है, हमारा वी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो गाइज कह रहा है इज एन एग्जाम्पल डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट टिश्यू। क्या है इसमें से एग्जाम्पल, देखो ये इससे क्वेश्चन जरूर आता है। एक एक्साइलन जो हमारा ये है ना, ये क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, एक फ्लोएम होता है, फ्लेम होता है, इससे हमारा फ्लेम से खाना बनता है और इससे हमारा पानी जाता है, वाटर वाटर सप्लाई होता है प्लांट्स के अंदर। तो ये दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। ये मैंने ये अगर आपको पता नहीं तो ये इसको याद कर लीजिए, दो ही है हमारे जो हमारे वो हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरों की बात कर लें तो क्या स्केलन कायमा क्या होता है, हार्डनेस के लिए होता है, कोलन कायमा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन आएंगे उसके लिए बता देंगे। ठीक है, इसके लिए बायो के लिए मैं अलग टॉपिक लेके आ जाऊँगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सॉल्यूशन ऑफ डैश इज यूज टू ट्रीट वी स्ट्रिंग्स। अगर हमें मधुमक्खी काट ले तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए। देखो दोस्तों हमें पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि वर्क कैसे करता है ये। देखो जो हमारी जो वी होती है ना, ये मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है एसिड छोड़ती है हमारे अंदर। एसिड छोड़ेगी तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेस लगाना पड़ेगा, तभी तो भाई चीज़ न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल होगी तो हमारा जो दर्द होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो इसमें से बेस देखेंगे, इसमें से कौन सा है, देखो लेमन जूस एसिड है, मिल्क भी थोड़ा थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, विनेगर भी एसिड है, बेकिंग सोडा लगाते हैं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं तो हमारा जो वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो उसका जो जहर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, विच टिश्यू मेक्स द प्लांट्स हार्डर एंड फिल्म। देखो मैंने अभी इसके पहले बताया था, देखो जो हमारा नारियल नहीं होता, नारियल के ऊपर जटा जो होती है जूट टाइप का, उस नारियल देखो कितना हार्ड होता है, और उसके ऊपर का वो भी कितना हार्ड होता है। वो किससे बनता है, वो भी एक पार्ट है। वो किससे बनता है, स्केलन कायमा, स्केलन कायमा से बनता है। ठीक है, इसके बाद जो जाइलम है इसका मैंने बता दिया पेरन कायमा, कोलन कायमा, ये सब मैंने बता दिए। कोलन कायमा से फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो होती है, ये सब हम इसका एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे तब लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होता है वेट। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या देखना पड़ेगा। देखो वेट इजिकल्स टू होता क्या है, वेट इजिकल्स टू क्या होता है एम जी होता है। अब जी हमारा जहाँ पे ज़्यादा होगा वहीं पे वेट ज़्यादा होगा। अब जी कहाँ पे ज़्यादा होता है, ध्रुवों पे ज़्यादा होता है, मतलब पोल्स पे ज़्यादा, मतलब हमारी जो डी आंसर है वो करेक्ट है। और इक्वेटर पे क्या होता है, जी कम होता है, मतलब वहाँ पे वेट कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या करेंगे गाइस, टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। भाई हम टाइम क्यों वेस्ट करें, दूसरे यूट्यूबर्स क्या होते हैं 25 क्वेश्चन ला रहे हैं, 40-40 मिनट, आधे आधे घंटे से ऊपर जा रही है वीडियो। ये देखना 15-20 मिनट में हो जाएगी वीडियो। ठीक है, इसके बाद पढ़े, मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, और ये सब प्रीवियस से आ रखे हैं, ग्रुप डी में आ रखे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एंड गैस
आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट। देखो कौन से सॉलिड्स और गैस, मतलब तीनों स्टेट में पाया जाता है। देखिए तीनों स्टेट, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। देखो मेटल जो होते हैं वो गैस में नहीं पाए जाते, लिक्विड में तो पाया जाता है मरकरी, फिर ये भी नहीं पाया जाएगा, पैसिव सब मेटल्स भी नहीं, नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। देखो नॉन मेटल्स को ले लें तो क्या हो जाएगा, देखो सॉलिड तो है ही, सॉलिड का तो छोड़ ही दो, लिक्विड में क्या होता है, ब्रोमाइड पाया जाता है लिक्विड में, और गैस तो वही वो है नियॉन हीलियम वगैरह, हीलियम नियॉन आर्गन वगैरह जो भी जितनी भी नॉवल गैस हैं वो सब नॉन मेटल्स में तो आती हैं। वो 18वें ग्रुप में जो आती हैं पूरी वो सब नॉन मेटल्स ही तो हैं, तो वो क्या है, गैस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाई आयनाइजेशन एनर्जी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, देखो हम जब किसी भी जैसे हमारा कोई एटम है, एटम के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इधर भगाने में, हम इसको निकालने में जो एनर्जी लगेगी ना उसको आयनाइजेशन एनर्जी लगती है बोलते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है वो लेफ्ट से राइट जाने पे इस जो वो होता है साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और नीचे से ऊपर जाने पे भी डिक्रीज होता है। समझ आ रही बात, मतलब जो यहाँ पे जो छोटा वाला होगा ना बिल्कुल टॉप में और राइट में, मतलब इस कोने में जो होगा ना, एक मिनट, इस कोने में जो होगा ना, इस कोने में यहाँ से इधर को और यहाँ से इधर को, जितना छोटा होगा एटम वो उतनी टाइट से अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा ना भाई, जब दूर चले जाएगा तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, मतलब जिसका जितना छोटा एटम होगा उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और छोटा इसमें कौन सा होगा, वो हीलियम होगा, भाई वही तो सबसे ऊपर पहुंचेगा। आर्गन इसके नीचे आता है, क्रिप्टॉन इसके नीचे आता है, सब नीचे आते हैं, मतलब ये बड़े बड़े हैं, ये छोटा है। समझ आ रही बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। भाई देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा जो वेट होता है ना वो क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है। हमारे पास जो वेट है वो हमारा वेट नहीं है, हमारा वेट यहाँ पे अगर 60 केजी है तो जो मून है, मून पे जाके हमारा कितना हो जाएगा भाई, 10 केजी हो जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ के जो मून है, मून की जो जी है वो G/6 है, अर्थ की जो जी है उसका 6 गुना कम है, 6 गुना कम कर देंगे, 60 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो 10 ही तो बचेगा। मतलब जो हमारा वेट है कुल मिला के, वेट है जो हमारा, वेट हमारा हमारा नहीं है, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास मास है, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतना हमारा वेट हो जाएगा। मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, जी पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या है भाई, जी का क्या इफेक्ट है, जी का क्या इफेक्ट है, जी का क्या इफेक्ट है, जी की वजह से हमारा वेट है। बात हमारी समझ आ रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ग्रेविटी की बात हो रही है, ग्रेविटी की वजह से हमारा वेट है। समझ आ रही, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उसका। इसमें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एयर। कौन सी प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर जाती है, ये भी आसानी क्वेश्चन है। देखो एक एक को हम थोड़ा रीड आउट करते हैं। देखो पहले हम ले लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो भी हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन नहीं निकल रहा। बात समझ आ रही है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे अंदर से बाहर आता है, तो इसमें भी ऑक्सीजन बाहर नहीं आ रही। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो पानी निकालती हैं भाप की तौर पे, वेपर निकालती हैं, तो ये भी नहीं कर रहा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 लेते हैं प्लांट्स लोग और O2 देते हैं। समझ आ रही बात गाइस। तो हम अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ा ये थोड़ा धुंधला हो गया ये वाला क्वेश्चन, फिर भी हम काम चला लेंगे। कह रहा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किसका, इथेन का, इथेन का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इथेन का, इथेन का निकालना है। देखो ए लगा है ना, ए, इथेन, इथीन, इथीन, इथाइन, ये तीन मैं बता दूंगा इसको अलग टॉपिक में, कार्बन के जब अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा। देखो तीन चीज़ें होती हैं, इथेन, इथीन, इथाइन। तो इथेन का जो फॉर्मूला होता है, इस जो इथेन होगा वो क्या हो जाएगा, C2, देखो एथ, देखो मैथ, एथ, प्रोपेन, वुटेन, ये होता है ना, इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, इसमें तीन कार्बन, इसमें चार कार्बन, ऐसे 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 आगे बढ़ता है। अब दूसरा जो चीज़ होती है वो इथेन होती है और इथाइन होती है। इथेन में क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, C2H6, इसमें क्या हो जाएगा, C2H4, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अगर हमें इथेन का पूछा है तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा C2H6। अब देखो कार्बन किस में ज़्यादा है, इसमें दो कार्बन है, सही है। H6 किस में है, 1 2 3 4 5 6 इसमें है, मतलब हमारा जो डी आंसर करेक्ट। इस ये क्या है, ये इथाइन है,
क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये जो हमारा है ये डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, ये इथीन हो गया EN, ठीक है। ये तो हमारा गलत ही है पूरा, क्योंकि इसमें कार्बन एक ही है। समझ आ रही है बात? इस तरीके से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, सोडा वाटर क्या है भाई, सोडा हम बोलते नहीं अल्कोहल या शराब वगैरह पानी में मिला के पीते नहीं, वो गाना भी है। तो उसमें क्या है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है ना भाई, अपने आप में घुल जाता है, एक दूसरे में ये लोग घुल जाते हैं। तो क्या है कि ये सॉल्यूशन बन जाते हैं ना भाई। सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जिसमें ये घुल जाए, मतलब बिल्कुल घुल जाए। कॉलिड्स जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखें। सस्पेंड मतलब जिसमें थोड़ा ऊपर ही आ जाए, मतलब बीच रेत नहीं बढ़ जाती, सस्पेंड हो जाती है। तो वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सॉल्यूशन हो जाए। क्योंकि जो अपने बिल्कुल पूरा मिक्स हो जाए ना, उसे विलियन कहते हैं। समझ आ रही बात? ये भी 2018 में आ रखा है क्वेश्चन। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन है, आइसोटोप टोपिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 298, न्यूक्लियस हैज इतने न्यूट्रॉन्स एंड व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर। देखो इसके लिए क्या क्वेश्चन है, देखो इसके लिए क्या होता है, जो हमारा मास होता है ना, मास का फॉर्मूला याद कर लो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब देखो मास हमें पूछ रखा है, मास हमें दे रखा है, मास दे रखा है 298 इजिकल्स टू प्रोटॉन दे रखा है हमारे पास, प्रोटॉन पूछा है प्लस न्यूट्रॉन 189 दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होकर कितना आ जाएगा, वो 109 आ जाएगा। समझ आ रही? सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। देखो द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी, देखो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जाइलम से क्या होता है, वाटर जाता है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक। फ्लोएम से खाना जाता है, फूड जाता है, ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। समझ आई बात? स्केलन कायमा से क्या होती है, हार्डनेस होती है। तो कोलन कायमा क्या बचा हमारा, कोलन कायमा से हमारे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये दोनों अपोजिट होते हैं पूरे, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलन कायमा, ठीक है। एक से हार्डनेस, एक से फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरी चीज, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एंड गैस आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स। ये तो हमने पढ़ लिया, इसका जो ये सी आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या रखी, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इट इजी टू मेक फॉइल्स। फॉइल्स क्या होती हैं, चादर, चादर बनाने की। जैसे किसी भी मेटल को हम चादर में मतलब मार मार के चादर में बदलते हैं, इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। समझ आ रही है, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। अब उसी दूसरी तरीका जो दूसरी, जैसे डक्टिलिटी क्या है, ये तार बनाने के लिए होती है। किसी भी मेटल को हम तार में मतलब तोड़ दें, तार में तोड़ दें, मतलब तोड़ ना दें, तार में हम कन्वर्ट कर दें, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, जिससे करंट फ्लो करने, अपने अंदर से करंट फ्लो करने दे, मतलब आयरन वगैरह जो होती है, कॉपर वगैरह, उसमें कंडक्टिविटी होती है। रेजोनेंस क्या होता है, ये 11th का जो रेजोनेंस है वो 11th का टॉपिक है, इसमें आप अभी ध्यान ना दें, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं वो है, एक एल्यूमिनियम वाज नेम्ड एज टेस्ट मेटल इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बनी थी तो उसमें क्या हुआ था, कुछ स्पेस खाली दे दिए थे, क्योंकि उस टाइम उन्होंने बोल दिया था कि भाई इस जगह पे एक मेटल आएगा, लेकिन अभी वो है नहीं, डिस्कवर नहीं हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार वहाँ पे क्या कर दिया, डैश कर दिया। डैश करने के बाद उनके नाम रख दिए। उनसे पहले देखो, एका एल्यूमिनियम के लिए किसका नाम रखा था, एका एल्यूमिनियम से नाम रखा था हमारा गैलियम का। समझ आ रही बात? दूसरा था एका वोरन, एके वोरन के नाम से क्या किसको रखा था, एके वोरन से हमारा नाम रख दिया था स्कैंडियम। फिर आया था एक, ये एक, तीसरा आया था हमारा एक सिलिकॉन, सिलिकॉन से हमारा जर्मेनियम। देखो ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है, तीनों याद कर लेना, तीनों याद कर लेना गाइस। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। देखो इसको क्या बोल रहा है, हमें किस में असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, जो हमारा आइस होता है ना, आइस होता है, इस सब में आइस का कम होगा, इसका आइस का कम से कम इतना होता है, 1 मिनट, आइस का होता है हमारे पास 3.0, ये हमारा आइस का होता है। मतलब हमारा जो वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे फिर आइस स्टार्टिंग में किसी में दे ही नहीं रखा है, तो क्या होगा, देखो आइस। और फिर केरोसिन का कितना होता है, 3 करीब 4 के आसपास होता है, और वेंजीन का होता है हमारे पास 3.9, और हमारा जो रॉक सॉल्ट होता है उसका होता है 4। तो ये थोड़ा सा डाटा है, थोड़ा याद कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन कम होते हैं चांस आने के, क्योंकि भाई बच्चा कितना डाटा याद करेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रहे हो तो सही है। फिर कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज ड्यू टू, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं
ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ प्लांट्स बॉडी डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। इसका देखो, जो हमारा बांस नहीं होता, बांस बांस अगर हम बांस को किसी को भी काट के दूसरे में बो दें, यहाँ पे लगा दें, तो क्या होगा, एक नया पौधा हुआ होता है बांस का। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब इसको किसी भी पार्ट को, जैसे गुलाब नहीं होता, गुलाब की डंडी को लगा देते हैं तो वो क्या होता है, उसके कोई भी पार्ट को लगा दो तो वही वो उग जाता है, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। इसके बाद हम इसमें और भी देख सकते हैं, देखो सेक्सुअल जो होता है ह्यूमन के लिए होता है। रीजनरेशन क्या होता है, ये भी एक तरीके से यही हो गया वेजिटेटिव वाला ही। रीजनरेशन क्या होता है, दोबारा जनरेट हो जाता है। और ये फिजन वाला जो होता है, ये हमारा वाला ह्यूमन टाइप का ही होता है। इसमें क्या होता है, मिक्स करके, मतलब मेल और फीमेल का गैमेट्स मिक्स करके, ये हम इसके लिए अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, हम ज़्यादा डीप नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं क्या चाहता हूँ ना कि कम से कम शब्दों में पूरा जल्दी जल्दी वीडियो हो जाए, कॉन्सेप्ट हम बताएं बस। ठीक है। कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन विद इन द एटम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर जो, जैसे यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इनके बीच में हमारा फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। समझ आ रही बात। देखो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये दो मासों के बीच में लगता है। टाइडल फोर्स क्या होता है, टाइडल फोर्स भी भाई एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून जो होता है ना, मून अर्थ के पास आता है, तो इसके बीच भाई ये भी मास है, ये भी मास है, तो इसके बीच में जब फोर्स लगता है ना, तो क्या होता है, समुद्र की लहरें ऊपर जाती हैं, उसे टाइडल इफेक्ट बोलते हैं। ये ज्वार भाटा नहीं बोलते हैं, वही टाइडल इफेक्ट इससे होता है। फिर क्या है, न्यूक्लियर